गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं बॉटनी में पेपर थर्ड एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट्स। इसमें हम एल्गी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। एल्गी की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका हैबिटेट, इसमें थैलस ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं। इसमें हमने एक डिवीजन साइनोफाइटा, जिसमें एकमात्र क्लास आती है साइनोफाइसी, उसके बारे में जानकारी हासिल की और उससे संबंधित सिलेबस में दिए गए 2 सदस्य ओसिलेटोरिया और नोस्टोक की जानकारी भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्लोरोफाइसी, जो कि क्लोरोफाइटा डिवीजन के अंतर्गत आती है। तो इस क्लोरोफाइसी क्लास की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आइए जानते हैं। कॉमनली नोन एज ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी को हम हरी शैवाल या हरित शैवाल के नाम से जानते हैं। फ्रिश ने ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइसी क्लास में इंक्लूड किया था। स्मिथ ने, टिप्पो और बोल्ट, इन्होंने इस क्लोरोफाइसी को डिवीजन का दर्जा दिया और इसे क्लोरोफाइटा कहा। स्मिथ ने तो डायरेक्ट ही इस ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइसी में रख दिया था, लेकिन स्मिथ, टिप्पो एंड बोल्ट ने अपने अपने क्लासिफिकेशन में इसे डिवीजन का रैंक प्रदान किया। ये एल्गी की सबसे बड़ी क्लास है और इसमें लगभग 20,000 स्पीसीज रखी जाती हैं। इसका नाम ग्रीन एल्गा क्यों पड़ा है? क्योंकि ये ग्रीन कलर की दिखाई देती है। इसमें जो डोमिनेंट पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों ही पाए जाते हैं, जो कि कैरोटिनॉइड्स और जेंथोफिल के असर को छुपाते हैं। तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए और बी इनका ये प्रभावी होते हैं और इनकी उपस्थिति के कारण ही ये हरे रंग के दिखाई देते हैं। दे आर ऑल यूकेरियोट्स। हमने जो प्रीवियस जो क्लास पढ़ी थी साइनोफाइसी, वो प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दर्शाती है, लेकिन उसके अलावा एल्गी की बाकी सारी की सारी क्लासेस जो है वो यूकेरियोटिक होती हैं। अब इसका प्राप्ति स्थान कहाँ है, कहाँ पर इसके मेंबर्स पाए जाते हैं? तो मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी जनरली ग्रो इन फ्रेश वाटर। अधिकतर 90% जो इसके मेंबर्स हैं वो तो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में होते हैं, और बाकी जो है वो सेलाइन वाटर हैबिटेट में भी शो करते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, स्थलीय आवास भी दर्शाते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करते हैं, सहजीवन के रूप में भी पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में जैसे वॉलवॉक्स, ऊडोगोनियम, स्पाइरोगायरा आदि, ये पॉन्ड्स, पूल्स, लेक्स इनमें पाए जाते हैं। मैराइन वाटर हैबिटेट में अल्वेसी और साइफोनेल्स के जो सदस्य हैं वो समुद्र जलीय होते हैं। वोल्वोकेल्स, कीटोफोरेल्स और क्लेडोफोरेल्स के कुछ सदस्य दोनों ही स्थानों पर मिलते हैं, फ्रेश वाटर में भी और साल्ट वाटर में भी। सेलाइन वाटर हैबिटेट में भी ये पाए जाते हैं, वोल्वोकेल्स, कीटोफोरेल्स और क्लेडोफोरेल्स के सदस्य। इसके अलावा यूलोथ्रिक्स और वाउचेरिया की कुछ स्पीसीज सब एरियल होती हैं, यानी जो डैम्प से सोयल होती है, नमी वाली जो मृदा होती है, वहां पर हम वाउचेरिया, यूलोथ्रिक्स को देख सकते हैं। Some members may be terrestrial and grow as epiphytes on tree trunk. कुछ मेंबर इसके टेरेस्ट्रियल होते हैं, स्थलीय होते हैं और वृक्ष के तनों पर पाए जाते हैं, जैसे कि ट्रंटे पोहलिया। इसके अलावा ये एनिमल्स के ऊपर भी मिलते हैं, जिसे हम एपिजोइक कंडीशन कहते हैं। अधिजांतव कहलाते हैं, ग्रोइंग ऑन एनिमल बॉडीज। फॉर एग्जाम्पल क्लेडोफोरा, जिसे स्नेल्स के ऊपर जो घोंघा होता है उसके कवच के ऊपर इसे देखा जा सकता है। एंडोफाइट्स के रूप में भी मिलते हैं। जो क्लोरेला है वो एंडोफिटिक हैबिटेट शो करते हैं, दूसरे प्लांट्स के टिश्यूज के अंदर देखा जा सकता है। इसके अलावा जो सिफिल्यूरोस है, ये रेड रस्ट ऑफ टी नामक डिजीज फैलाता है, चाय में रेड रस्ट डिजीज फैलाता है और पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। क्लोरेला को हम हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के जो झरने होते हैं, वहां भी देख सकते हैं। बर्फ पर भी इसकी कुछ स्पीसीज पाई जा सकती हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास, येलो स्टोरेंसिस। ये हम बहुत कम टेम्परेचर या जहां पर स्नो पाई जाती है वहां पर इसे देखा जा सकता है। इसी तरह से क्लेमाइडोमोनास के स्पीसीज हम सेलाइन वाटर में भी देख सकते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास एरनबर्गाई जो इसकी स्पीसीज है वो साल्ट वाटर में पाई जाती है। क्लोरोफाइसी के बहुत से सदस्य लाइकेन में
एल्गल कंपोनेंट बनाते हैं। उसमें जो फाइकोबायंट होता है, एल्गल घटक होता है, वो क्लोरोफाइसी या साइनोफाइसी के मेंबर से बनता है। तो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स यहाँ पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन में लाइकेन में देखे जा सकते हैं। तो ये था इनका प्राप्ति स्थान। तो हम देखते हैं कि ये स्थलीय, जलीय में भी फ्रेश वाटर और मेराइन दोनों तरह के हैबिटेट में होते हैं। इसके अलावा ये ट्री ट्रंक्स पे पाए जा सकते हैं, दूसरे जंतुओं के ऊपर पाए जा सकते हैं, ये प्लांट्स के अंदर टिश्यूज में भी पाए जा सकते हैं, स्नो पर हो सकते हैं, तो उसी तरह से हॉट स्प्रिंग्स में हो सकते हैं, लाइकेन एसोसिएशन में देखे जा सकते हैं। तो वेरियस हैबिटेट्स शो करते हैं क्लोरोफाइसी के सदस्य। They show wide range of variations in the thallus structure। जैसे ये वाइड रेंज हैबिटेट की शो करते हैं, वैसे ही इनकी थैलस की जो स्ट्रक्चर है वो भी कई तरह की होती है। ये एक कोशिकीय हो सकते हैं, मोटाइल या नॉन मोटाइल दोनों तरह के एक कोशिकीय सदस्य हैं। गतिशील या अगतिशील दोनों एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास है, ये यूनिसेलुलर है लेकिन मोटाइल है, और क्लोरेला है, ये यूनिसेलुलर है बट नॉन मोटाइल है। तो दोनों तरह के सदस्य इसमें देखे जा सकते हैं, एक कोशिकीय, गतिशील और अगतिशील। जब ये बहुकोशिकीय होते हैं तब भी हमें इसमें बहुत सी वेरिएशंस मिलती हैं। ये सिनोबियम समंडल बना सकते हैं, पामिलोइड कॉलोनी बना सकते हैं, डेंड्रोइड कॉलोनी दिखा सकते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर हो सकती है। ये फिलामेंटस थैलस जो है वो अनब्रांच्ड या फिर ब्रांच्ड हो सकता है। कुछ में ये हिट्रोट्राइकस होता है, जब दोनों ही तरह का प्रोस्टेट एज वेल एज इरेक्ट सिस्टम एक ही थैलस के अंदर हमें फिलामेंट्स का देखने को मिले तो वो हिट्रोट्राइकस कहलाते हैं। साइफोनेसियस जब सेप्टा एब्सेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन या सिनोसिटिक कंडीशन पाई जाती है, तो इस तरह के थैलस को हम साइफोनेसियस थैलस कहते हैं। ये भी क्लोरोफाइसी में देखा जा सकता है। और जो पैरेनकाइमेटस थैलस होते हैं, जिसमें फोलिएसिस थैलस जो शो करते हैं, वो भी यहाँ पर पत्ती के जैसी संरचना बनाते हैं, मृदुत्कीय होते हैं। ये थैलस भी क्लोरोफाइसी में देखे जा सकते हैं। तो हम टाइप्स ऑफ थैलस को यूनिसेलर और मल्टीसेलर दो टाइप से बांट सकते हैं। यूनिसेलर मोटाइल फॉर्म्स हो सकती हैं जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, यूनिसेलर नॉन मोटाइल हो सकती हैं जैसे क्लोरेला। कोलोनियल मोटाइल फॉर्म्स कॉलोनी बनती हैं सिनोबियम के रूप में और वो गतिशील है, फॉर एग्जाम्पल वोल्वोक्स, यूडोरिना, पेंडोरिना एटसेट्रा। कोलोनियल नॉन मोटाइल फॉर्म्स कॉलोनी बन रही है, सिनोबियम है बट वो नॉन मोटाइल है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोडिक्टियोन, जिसे जल जाल भी कहा जाता है। फिलामेंटस थैलस है लेकिन वो अशाखित है, तो वो हम देख सकते हैं स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, उडोगोनियम आदि में पाया जाता है। ब्रांच फिलामेंटस, फिलामेंटस फॉर्म है, तंतुनुमा थैलस है लेकिन वो शाखित हैं जैसे कि क्लेडोफोरा, तो इसमें हम शाखित तंतुनुमा थैलस देख सकते हैं। हिट्रोट्राइकस विषम तंतु की थैलस, विषम दोनों जो तंतु हैं वो एक दूसरे से असमानता दर्शाते हैं जैसे कि कोलियोकीट। फोलिएसियस थैलस जैसे अल्वा में देखा जा सकता है, पत्तीनुमा थैलस होता है, ये अल्वा में पाया जाता है। साइफोनेसियस थैलस कोलरपा के अंदर हम देखते हैं। ट्यूबुलर थैलस मिलता है, ट्यूब्स होती हैं, सेप्टा का अभाव होता है, बहुत सारे केंद्रक होते हैं, तो ये साइफोनेसियस थैलस या साइफोनस थैलस शो करता है, फॉर एग्जाम्पल कोलरपा। तो डिफरेंट टाइप के थैलस हम इस क्लोरोफाइसी में देख सकते हैं। Then the cells are eukaryotic and contain mitochondria, Golgi bodies, plastids, endoplasmic reticulum and ribosomes। ये यूकैरियोटिक होते हैं, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये दोहरी भित्ति वाले जो भी कोशिकांग हैं जो प्रोकैरियोट्स में नहीं होते वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। The cell wall is made of two layers, the inner layer mainly consisting of cellulose and the outer layer consisting of peptide substances। जो कोशिका भित्ति है दो लेयर से बनी होती है, जो इनर लेयर है मुख्यतः वो सेलुलोज से बनी होती है, बाहर वाली जो परत होती है वो पैक्टिक सब्सटेंसेस से बनी होती है। इसमें कारोफाइटा डिवीजन में फ्रिस्ट ने इसे कारोफाइसी क्लास कहा था, डिवीजन का रैंक उसने नहीं दिया था, और इसमें उसने कारेल्स ऑर्डर रखा था जिसके अंतर्गत कारा आता है। कारा को स्टोन वर्ड कहा जाता है क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति में कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट का डिपोजिशन पाया जाता है। तो इसके अंतर्गत आने वाली जो
यदि क्लास कहें तो हम उसे कारोफाइसी कहेंगे, और यदि उसे ऑर्डर कहा जाए कारेल्स, जैसे कि फ्रिश ने बांटा था, तब हम देखते हैं कि इनमें कारा, नाइटिला आदि इसके जो सदस्य हैं उनकी कोशिका भित्ति में कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन मिलता है। Inner to the cell wall, semi-permeable cell membrane is present which encircles the protoplast. सेल वॉल के अंदर की तरफ कोशिका झिल्ली पाई जाती है। The cytoplasm contains many small vacuoles which pushes the nucleus with cytoplasm towards the periphery and called प्राइमोर्डियल आर्टिकल। यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है इसमें बहुत छोटी छोटी वैक्यूल्स पाई जाती हैं, ये न्यूक्लियस को परिधि की तरफ धकेल देती हैं, तो जिसे हम कहते हैं द्रति, तो उसका फॉर्मेशन हो जाता है, पेरिफेरी की तरफ न्यूक्लियस पाया जाता है। टिपिकल इसकी स्ट्रक्चर हम क्लेमाइडोमोनास की सेल स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं। यहाँ क्लोरोफाइसी के अंदर हम देखते हैं कि फ्लैजिला पाए जाते हैं, दोनों विप्लैश होते हैं, एंटीरियर भाग पर स्थित हैं, विप्लैश टाइप के, स्मूथ वॉल्ड हैं। यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास में ये कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा भाग कोशिका का इस क्लोरोप्लास्ट के द्वारा घिरा रहता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरिनॉइड निहित रहता है। तो ये सेल वॉल है सेलुलोज से बनी हुई, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर अधिकतर जो इसका भाग है, अधिकांश भाग वो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा घिरा रहता है। क्लोरोप्लास्ट में पायरिनॉइड उपस्थित होता है। अग्र सिरे पर इसमें 2 फ्लैजिला निकलते हैं जो कि स्मूथ वॉल्ड है। तो ये टिपिकल सेल स्ट्रक्चर क्लोरोफाइसी क्लास में देखी जा सकती है। फ्लैजिला उपस्थित होते हैं, ये संख्या में भिन्न हो सकते हैं, ये 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, या अधिक भी हो सकते हैं। तो पहली बात तो संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। दूसरी बात, ये एपिकल या सब एपिकल हो सकते हैं, यानी एक तो बिल्कुल अंतस्थ सिरे पर पाए जाते हैं, या फिर उसे कुछ पिछले सिरे पर होते हैं, जैसे कि ऊडोगोनियम में हम देख सकते हैं सब एपिकल कंडीशन पाई जाती है। अगर सिरे से कुछ पीछे की तरफ फ्लैजिला एक मुकुट जैसी संरचना बनाते हैं, क्राउन बनाते हैं, तो ये सब एपिकल सिचुएशन में स्थित होते हैं। इक्वल इन साइज, लेकिन चाहे 2 हो, 4 हो, अधिक हो, ये सभी साइज में बराबर होते हैं और एक्रोनिमेटिक टाइप के होते हैं, स्मूथ वॉल्ड होते हैं, इन पर फ्लिमर हेयर्स या मैस्टिगोनियम्स नहीं पाए जाते हैं। दे शो टिपिकल 9+2 अरेंजमेंट, और इन फ्लैजिला के अंदर 9+2 की व्यवस्था मिलती है। 9 तो पेरिफेरल पर पाए जाते हैं माइक्रोफाइब्रिल्स, और 2 सेंट्रल माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं। The flagellate cells have eye spot और stigma in the anterior portion, जिनमें जो फ्लैजिला पाए जाते हैं वहां पर अग्रभाग पर इनमें रिक्त बिंदु या आई स्पॉट पाया जाता है। The pigments are located in the chloroplast. Chloroplast generally contains pyrenoid. पिगमेंट्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्थित होते हैं और इन क्लोरोप्लास्ट में पायरिनॉइड उपस्थित होते हैं। The main pigment is chlorophyll A and B. Those dominate over alpha and B carotene and xanthophylls. तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि मुख्य पिगमेंट इसके A और B होते हैं क्लोरोफिल, और ये डोमिनेट करते हैं किसके ऊपर, कैरोटिनॉइड्स, जिन्हें हम बी कैरोटीन, xanthophylls आदि कह सकते हैं। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट जिसमें ये पिगमेंट्स पाए जाते हैं, इनकी शेप डिफरेंट टाइप की हम देख सकते हैं, बहुत सारी वेरिएशंस मिलती हैं क्लोरोफाइसी क्लास में। ये कप शेप्ड हो सकता है जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, गर्डल शेप्ड हो सकता है जैसे कि यूलोथ्रिक्स, रेटिकुलेट या जालनुमा हो सकता है जैसे कि ऊडोगोनियम, स्टिलेट तारे के समान हो सकता है जैसे कि जिग्निमा, ये स्पाइरल हो सकता है सर्पिलाकार जैसे स्पाइरोगायरा, इसके अलावा ये डिस्कोइड हो सकता है, डिस्क की तरह पाया जा सकता है जैसे कि कारा, ये परिधीय हो सकता है पैराइटल जैसे कि ड्रेपेनोडियोप्सिस में ये देखा जा सकता है। फाइकोबिलिन्स इनमें अनुपस्थित होते हैं। तो हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप की जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी स्ट्रक्चर क्लोरोफाइसी में पाई जाती है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के क्लोरोप्लास्ट। ये कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट हमें क्लेमाइडोमोनास में दिखाई देता है। डिस्कोइड क्लोरोप्लास्ट इस टाइप के हम कारा में देख सकते हैं। ये गर्डल शेप्ड या सी शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है जो कि यूलोथ्रिक्स में देखे जा सकते हैं। रिब्ड क्लोरोप्लास्ट ये वोल्वोकेल्स ऑर्डर के सदस्यों में मिलते हैं। रेटिकुलेट जाल के समान,
ये ऊडोगोनियम में देखे जा सकते हैं। स्पाइरल टाइप के क्लोरोप्लास्ट, इस तरह से हमें स्पाइरल फॉर्म में ये दिखाई दे रहा है। ये स्पाइरोगायरा, इसीलिए इसका नाम स्पाइरोगायरा पड़ा है, स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण। तो ये स्पाइरोगायरा में देखे जा सकते हैं। ये तारे के समान स्टीलेट क्लोरोप्लास्ट, ये हम जिग्निया में देख सकते हैं। तो बहुत सारी वेरिएशंस मिलती हैं क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर में क्लास क्लोरोफाइसी में। इनमें जो स्टोर्ड फूड होता है वो स्टार्च के रूप में पाया जाता है। ऑयल बहुत ही कम देखने को मिलता है। दे रिप्रोड्यूस बाय ऑल द थ्री मीन्स, इनमें तीनों ही तरह का जनन देखा जा सकता है। कायिक जनन, एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें सेल डिवीजन या फिर फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से होता है। कोशिका विभाजन एक कोशिकीय सदस्यों में बहुत ही कॉमन मेथड है। फ्रेगमेंटेशन, जो तंतुनुमा थैलस होते हैं उनके अंदर उन तंतुओं के टूटने से, फ्रेगमेंट्स या विखंडन होने से नए तंतु बन जाते हैं। तो इस तरह से फ्रेगमेंटेशन जो फिलामेंटस थैलस है उनमें बहुत ही कॉमन मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर जूस्पोर, अप्लेनोस्पोर, एकाइनेट्स, हिप्नोस्पोर, डिफरेंट टाइप के जो स्पोर्स होते हैं उनके द्वारा देखा जा सकता है। अलैंगिक जनन में जूस्पोर यानी जिनमें फ्लैजिलेटेड स्पोर्स बनते हैं जो अगतिशील होते हैं उन्हें हम अचल बीजाणु या अप्लेनोस्पोर कहते हैं। मोटी भित्ति वाले हों तो हम उन्हें एकाइनीट कहते हैं, और यदि इनमें संचित भोजन है तो ये निश्चेष्ट बीजाणु कहलाते हैं। मोटी भित्ति वाले हिप्नोस्पोर कहलाते हैं। इस तरह से इसमें डॉटर कॉलोनीज के द्वारा भी अलैंगिक जनन देखा जा सकता है। लैंगिक जनन आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी तीनों तरह का पाया जाता है। समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी तीनों ही तरह की टाइप्स हमें लैंगिक जनन में देखने को मिलती हैं। द जाइगोट और oospore इज द ओनली डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इन देयर लाइफ साइकिल। जाइगोट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर के रूप में इनकी लाइफ साइकिल में बनता है। इसके जो मेंबर्स हैं, डिफरेंट मेंबर्स क्लोरोफाइसी के, उनमें हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल पाया जाता है। अगुणितीय या हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ये बहुत सारे मेंबर्स इस तरह का लाइफ साइकिल शो करते हैं। द्विगुणितीय, कुछ मेंबर्स में डिप्लॉयड फेज डोमिनेंट होती है, तो कुछ ऐसे भी मेंबर्स हैं जिनमें डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों फेजेस पाई जाती हैं। इनमें आइसोमॉर्फिक या हिटोमॉर्फिक टाइप का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिल सकता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो क्लोरोफाइसी क्लास में देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यानी इनका आर्थिक महत्व क्या है। तो इसमें सबसे अधिक हम जो कॉमन क्लोरेला जो इसका मेंबर है, अपने बहुत ही हाई प्रोटीन कंटेंट के कारण और विटामिन की उपस्थिति के कारण ये खाने में यूज होता है। बेकिंग इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। इससे केक, पेस्ट्रीज आदि तैयार की जाती हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ एन एंटीबायोटिक। इससे एक एंटीबायोटिक क्लोरेलिन भी प्राप्त होती है जो कि बैक्टीरिया को कंट्रोल करने का काम करती है। इट इज ऑल्सो यूज इन डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स। क्लोरेला को हम बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में भी यूज करते हैं। क्लोरेला के अलावा कारा, जो कि एक स्टोन वर्ड के नाम से जाना जाता है, ये भी मलेरिया को कंट्रोल करने का काम करता है, क्योंकि इसमें लार्विसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं, लार्वा को नष्ट करने का काम करता है। इसके साथ ही ये फर्टिलाइजर के रूप में भी काम में आता है, और साथ ही पॉलिशेस को तैयार करने में भी कारा प्रयुक्त होता है। मोनोस्ट्रोमा इज यूज्ड टू प्रिपेयर द कॉमन फूड एनोरी इन जापान। जापान में मोनोस्ट्रोमा को एक फूड की टाइप है, उसके अंदर यूज किया जाता है। इन साउथ इंडिया ग्रीन लेवर, ये एक तरह का भोजन है। ये स्पाइरोगायरा और ऊडोगोनियम से प्रिपेयर किया जाता है। इस तरह से कुछ स्थानों पर कुछ लोगों के द्वारा अल्वा, एंटीरोमोर्फा क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं, इन्हें खाने के रूप में काम में लिया जाता है। Many members are used as a source of food and O2 for many aquatic animals. ये क्लोरोफाइसी के बहुत सारे मेंबर भोजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, और ऑक्सीजन का भी सोर्स होते हैं। तो ये थी क्लोरोफाइसी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो हमने आज क्लोरोफाइसी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़े और साथ ही उसका आर्थिक महत्व भी। क्लोरोफाइसी को
फ्रिश ने डायरेक्ट ही 9 ऑर्डर्स में डिवाइड कर दिया था। फ्रिश ने अपने क्लासिफिकेशन में एल्गी को डायरेक्ट 11 क्लासेस में बांटा था, जिनमें से एक क्लास थी क्लोरोफाइसी। इस क्लोरोफाइसी को उन्होंने 9 ऑर्डर्स में बांटा था। वोल्वोकेल्स, क्लोरोकोकेल्स, यूलोट्राइकेल्स, क्लेडोफोरेल्स, कीटोफोरेल्स, ऊडोगोनियल्स, कॉन्जुगेल्स, साइफोनेल्स एंड कारेल्स। तो ये दोनों ड्रॉबैक हमें यहाँ फिश के क्लासिफिकेशन की जो मेजर कमियां थी, एक तो उसने डायरेक्ट ही एल्गी को क्लासेस में बांट दिया, और दूसरा उन्होंने कारेल्स ऑर्डर के अंदर जो सदस्य आते हैं उनमें बहुत ही ऐसे विशिष्ट करेक्टरिस्टिक होते हैं जिनके कारण उन्हें क्लास का दर्जा दिया जाना चाहिए था। तो उसने फिश ने इसे कारेल्स ऑर्डर तक ही सीमित किया। ये भी इसकी एक मेजर कमी मानी जाती है, मुख्य कमी इसके क्लासिफिकेशन की मानी जाती है। तो यहाँ पर कारेल्स ऑर्डर में जो कारा, नाइटिला आदि हैं उनको रखा गया। स्मिथ ने फिश की कमी को दूर किया और जो एल्गी है उसे डिविजन्स में बांटा। तो यहाँ पर क्लोरोफाइसी जो क्लास है वो अब डिवीजन क्लोरोफाइटा के अंतर्गत रखी गई। साथ ही उन्होंने जो कारेल्स ऑर्डर था उसको कारोफाइसी क्लास का दर्जा दे दिया। तो अब स्मिथ ने डिवीजन क्लोरोफाइटा को 2 क्लासेस में बांट दिया, क्लोरोफाइसी और कारोफाइसी। क्लोरोफाइटा डिवीजन में उन्होंने 2 क्लासेस रखी, क्लोरोफाइसी और कारोफाइसी। क्लोरोफाइसी में तो 10 ऑर्डर रखे स्मिथ ने, कारोफाइसी में सिर्फ एक ही सिंगल ऑर्डर कारेल्स को शामिल किया। तो क्लोरोफाइसी में जो ऑर्डर्स थे वो वोल्वोकेल्स, टेट्रास्पोरेल्स, यूलोट्राइकेल्स, ऊडोगोनियल्स, अल्विल्स, शाइजोगोनियल्स, क्लोरोकोकेल्स, साइफोनेल्स, साइफोनोक्लेडेल्स एंड जिग्नीमेटेल्स, इन 10 ऑर्डर को स्मिथ ने क्लास क्लोरोफाइसी में शामिल किया। दूसरी क्लास उन्होंने क्लोरोफाइटा डिवीजन में दी कारोफाइसी, जिसमें एक ही ऑर्डर रखा कारेल्स के नाम से। तो इस तरह से स्मिथ ने क्लोरोफाइटा डिवीजन को 2 क्लासेस में बांट दिया, क्लोरोफाइसी और कारोफाइसी। तो ये था क्लोरोफाइसी क्लास के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और उसका क्लासिफिकेशन। That's all. Thank you.